Dr. Mehreen, going to conduct this session for the students of class 10th in history. As you know that we have started your chapter Print Culture and Modern World, which is your last chapter of your book. But before discussing further about this chapter, let's have a quick recap of the earlier session. In my previous lecture related to the topic, I have tried to discuss about the historical relevance of print culture in modern world and also laid a stress more on the historical process, or you can say a journey, how the technology of printing or the print culture, which is originated in China, then come to Japan. Now in this session, we are going to discuss its expansion in Europe. कहने का मतलब ये हुआ, हमने अपने अर्लियर सेशन में इस जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमने आपसे बताया था कि किस तरह से ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है चाइना से चलते हुए जो जापान में पहुंची, फिर इसके हमें ट्रेसेस जो हैं अर्लियर ट्रेसेस हमें यूरोप में देखने को मिले। आज इस प्रेजेंट सेशन में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से यूरोप में ये प्रिंट टेक्नोलॉजी या प्रिंट कल्चर पहुंचता है। तो क्या होता है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यूरोप और चाइना के बीच में बहुत पुराने ट्रेड रिलेशंस थे। इनके बीच में आपस में ट्रेड होता था। इनके बीच एक रूट था जो कि यूरोप और चाइना को आपस में जोड़ता था और उस रूट को बोला जाता था सिल्क रूट। क्यों? क्योंकि सिल्क and spices from China flowed into the markets of Europe through this रूट। जो सिल्क होती थी, स्पाइसेस थे, चाइना से कहाँ पे आते थे? यूरोप में, इसी रूट से। तो पहली बार ड्यूरिंग 11th सेंचुरी एडी चाइनीज़ पेपर जो है रीच्ड यूरोप वाया द सेम रूट। इसी रूट से माना जाता है कि जो चाइनीज़ पेपर था वो पहली बार यूरोप में पहुंचा। मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस किया था पहले भी कि जब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी या हमने पढ़ा था कि जापान में किस तरह से बुद्धिस्ट मिशनरीज़ जो हैं चाइना से आ रहे थे। अब मैंने आपसे कहा था जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, वहाँ का कल्चरल एलिमेंट्स, कल्चरल ट्रेट्स, सोशल एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाता ही जाता है, ट्रैवल करता ही करता है। उसी तरह जब ये ट्रेड लिंकेजेस पीक पर थी, ट्रेड हो रहा था यूरोप और चाइना के बीच में, तो उसी दौरान क्या हुआ, चाइनीज़ पेपर जो है वाया द सेम सिल्क रूट कहाँ पे पहुँचता है? यूरोप में। ये तो बात हो गई कि चाइना की टेक्नोलॉजी जो है यूरोप में कैसे एंटर की। लेकिन अब हम देखेंगे कि इटली में हमें पेपर के या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ट्रेसेस कैसे मिलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो इसमें रोल प्ले किया है, अगर आपने कभी नाम सुना होगा मार्को पोलो का, जो कि एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, ही वॉज ए ग्रेट एक्सप्लोरर। इन्होंने क्या किया, मार्को पोलो चले गए चाइना में ये एक्सप्लोर करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि चाइना में बुक्स जो हैं किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी किस तरह से 7th सेंचुरी देन 15th सेंचुरी चाइना में जो पेपर था, चाइना में जो राइटिंग स्किल थी, चाइना में जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, वो किस तरह से प्रॉस्पर कर रही थी। इसी तरह इसी दौर में 12th सेंचुरी एडी में मार्को पोलो को लगा कि मुझे चाइना जाकर देखना चाहिए कि ये पेपर जो है, ये बुक्स जो है किस तरह से फॉर्मेशन में आ रही हैं वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे चाइना में चले जाते हैं ये चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कि चाइना में बुक्स जो हैं किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। वो वहाँ से वापस आते हैं इटली में, वहाँ से वो वापस आते हैं इटली में 1295 में। तब जाके इटालियंस को पता चला कि बुक्स को किस तरह से बुक्स की प्रोडक्शन किस तरह से करनी है या पेपर फॉर्मेशन किस तरह से इटली में एंटर होता है उनके आने के बाद। लेकिन आपने ये याद रखना है
एक इम्पॉर्टेंट बात, एट दैट टाइम चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ओवर देयर, सो मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम. ठीक है. नो इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. अब देखो होता क्या है, जिस टाइम पे मार्को पोलो वहाँ से आए वो कौन सी टेक्नोलॉजी लर्न करके आए, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. उस टाइम पर चाइना में वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो चल रही थी. मैंने उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था, पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है क्या. वुड के ब्लॉक्स बनाए जाते थे, उनके ऊपर जो लिटरेचर था उसकी डिज़ाइनिंग की जाती थी, फिर उसको इंक लगाई जाती थी, फिर उसको पेपर के साथ रब किया जाता था. इस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ पर चाइना में होती थी. और वो टेक्निक कहाँ पहुँच गई, अब इटली में पहुँच गई. इस तरह से हम कह सकते हैं कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इटालियंस ने लर्न करना शुरू किया और बहुत सारी बुक्स जो है इसी टेक्नोलॉजी से 12th सेंचुरी एडी में वहाँ पर छपने लगी. लेकिन साथ ही साथ यूरोप में एक चीज़ हो रही थी, यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो एंटर कर चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ सामने आई कि जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनके लिए थोड़ी डिफरेंट तरह की प्रिंटिंग, थोड़े डिफरेंट तरह की बुक्स जो है छपने लगी, और जो नॉर्मल लोग थे या स्टूडेंट क्लास थी उनके लिए डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी. जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखी है, लग्जरी एडिशन वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वॉल्यूम, very expensive, meant for aristocratic and rich monastic libraries. जो लग्जरियस एडिशन की मैं बात कर रही हूँ कि दो तरह की बुक्स छपने लगी. पहली जो मैंने बात की उसमें क्या होता था, वेलियम, ये एक तरह का पेपर है जो कि एनिमल स्किन से बनाया जाता है, और इसमें जो इसमें हैंड रिटन टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही थी, बट दिस पेपर वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और ये पेपर सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए और रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज के लिए इस पेपर का यूज़ होता था. मींस इस पेपर को यूज़ बुक्स बनाने में ही होता था, लेकिन इस पेपर को जो है अरिस्टोक्रेटिक या रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज के लिए ही ये बुक्स जो है रखी जाती थी. और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स थे वो अभी भी चीप बुक्स का ही वहाँ पर उपयोग कर रहे थे. ठीक है. अब आपने देखना है कि जब एज द डिमांड फॉर द बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर द यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू अदर कंट्रीज एज वेल. आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि बुक्स की क्वांटिटी, चाहे वो किसी भी तरह की बुक्स हो, यूरोप में बुक्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ने लगी, बुक्स का नंबर बढ़ने लगा. बुक सेलर्स जो थे पूरे के पूरे यूरोप से पूरी की पूरी दुनिया में बुक्स को एक्सपोर्ट करने लगे. इवन बुक्स के लिए फेयर्स लगने लगे. बट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द बुक्स. लेकिन ये जो बुक्स थी, ये मैंने आपको अभी भी कहा, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ये किससे अभी भी हैंड रिटन थी, इनमें किसी भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा था. इवन अप टू या हम कहें इन अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर वाइडली बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द यूरोप टू प्रिंट इवन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड, रिलीजियस पिक्चर्स एटसेट्रा. बट विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द बुक्स, wood block printing gradually become more and more. So there arises the need for the quicker and cheaper production of the text. इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपियन बुक्स की जो डिमांड थी वो थ्रू आउट द कंट्री, अब बहुत सारी कंट्रीज़ में उन बुक्स की डिमांड्स जो थी बढ़ने लगी. लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए देयर अराइजेस द नीड फॉर द क्विकर एंड द चीपर प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट.
मीन्स बहुत सारी हमें यूरोप को बुक्स बनाने की ज़रूरत थी और कम से कम टाइम में, और इसके लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो इस डिमांड को फुलफ़िल कर सके। उसी टाइम पे क्या होता है कि ग्यूटेनबर्ग, जोहान ग्यूटेनबर्ग, जो कि जर्मनी से थे, ही हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट नाउन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम जर्मनी एंड वॉज ए गोल्डस्मिथ। वो एक सुनार का काम जानते थे, सुनार थे। वो क्या करते थे, जब अपनी ज्वेलरी को, अपनी ट्रिंकलेट्स को बनाते थे, उसके लिए वो लेड का एक मोल्ड तैयार करते थे। लेड का मोल्ड कैसे बनता था, एक सांचा बनाया जाता था, किसी भी ज्वेलरी के डिज़ाइन को उस सांचे में डाला जाता था। ठीक है, आपने अगर अभी भी कभी देखा होगा, सुनार जो हैं, अगर उनको कोई भी डिज़ाइन बनाना है किसी ज्वेलरी का, वो गोल्ड को पिघलाकर उस सांचे में पहले फिट करते हैं, फिर वो तैयार होकर बाहर आता है। उसी तरह का वो क्या करते थे, एक लेड का मोल्ड बनाते थे, सांचा बनाते थे उस ज्वेलरी को बनाने के लिए, ट्रिंकलेट्स को बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्हें लगा कि जिस तरह हम ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो एक ढांचा क्रिएट करते हैं, क्यों ना हम अल्फ़ाबेट्स के लिए एक मोल्ड बनाएं। और 1448 तक वो इस सिस्टम में बहुत परफेक्ट हो चुके थे। एंड उन्होंने बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया, एंड द फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज बाइबल। और लेकिन उन्हें 3 साल लगे 118 कॉपीज़ जो थी बाइबल को प्रिंट करने में। In fact, printing book at first closely resembled the written manuscript in appearance and layout. जो उन्होंने किताब बनाई, जो उन्होंने बाइबल प्रिंट की, वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कि वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है। लेकिन 3 साल, हम आज के 3 साल, आज की टेक्नोलॉजी के हमें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा समय था, लेकिन ये उस टाइम का 180 कॉपीज़ बनाने के लिए 3 साल लगने का मतलब उस टाइम का ये क्विकेस्ट काम था। आप समझने की कोशिश करें। और 100 ईयर्स में, यानी कि 1450 से 1550 तक में प्रिंटिंग प्रेस जो थी डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटअप हो रहे थे। प्रिंटर्स जर्मनी से ट्रेवल करके अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे थे, लोगों को काम भी मिल रहा था, वो प्रिंटिंग प्रेस सेट भी कर पा रहे थे। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज्ड, बुक प्रोडक्शन बूम्ड। So, in 15th century, 20 मिलियन कॉपीज़ ऑफ बुक्स यूरोप मार्केट में आ गई। 15th सेंचुरी तक 20 मिलियंस जो कॉपीज़ थी वो यूरोपियन मार्केट में आ गई। एंड इन 16th सेंचुरी 200 मिलियन कॉपीज़ ऑफ बुक्स, मीन्स देयर वाज 10 टाइम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स इन यूरोपियन मार्केट have arisen. The important thing is that the shift from handwriting to mechanical printing was known as print revolution. इस पूरी की पूरी जो भी टेक्नोलॉजी थी हैंड राइटिंग से जो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जो था यूरोप जो है डाइवर्ट हो जाता है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रिंट रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन ही तो था ये, क्योंकि पहले जो था कम काम हो रहा था, किताबें तो छप रही थी लेकिन वो हैंड रिटन होती थी, उनमें ज़्यादा टाइम लगता था, कम प्रोडक्शन होती थी। लेकिन जब जैसे जैसे बुक्स बन रही थी डिमांड भी बढ़ रही थी, उनकी बाकी कंट्रीज़ जो थी इन बुक्स की डिमांड भी कर रहे थे। सो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जब ग्यूटेनबर्ग की प्रेस सामने आती है तो क्या होता है, ये प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन और स्किल भी बढ़ा, इससे डिमांड और बढ़ी, और मोर ओवर हर तरह की बुक्स जो है वो लाइमलाइट में आने लगी। तो इस पूरे के पूरी हम शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंट रेवोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।